Hey, beautiful people out there, how are you guys doing? Hope you are doing amazingly well. So, again, welcome to the complete guide to English grammar. Here we are doing the concept of noun, right? We have already completed some concept of your common noun. तो आज इस वीडियो में हम कॉमन नाउन के जो जो बाकी रह गया उसके साथ कलेक्टिव नाउन का कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे. So, every doubt of yours will be cleared here. So, just stay with the class and enjoy it. तो कंसेप्ट 2 हमने पढ़ा था, 3 4 पढ़ा था, 5 6 7 8 ये सब हमने पढ़ा था, 9 भी पढ़ा था, 10 भी पढ़ा था. अभी चलते हैं हमारे कंसेप्ट 11th की तरफ. देखिए, तो ये कंसेप्ट क्या कह रहा है, देखिए. इफ टू नाउन्स एक्सप्रेसिंग एनी प्रोफेशन और रिलेशन, यानी कि अगर कोई कॉमन नाउन, अगर दो कॉमन नाउन हो ना और वो किसी भी प्रोफेशन को समझा रहे होंगे, जैसे कि डॉक्टर, टीचर या फिर रिलेशन को समझा रहे होंगे, ज्वाइन विद द कंजक्शन एंड, और वो एक कंजक्शन एंड के साथ ज्वाइन हुए हो, एंड इफ द टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर ओनली वन पर्सन, देन वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम. तो कैसे पता चलेगा कि दो नाउन एक पर्सन के लिए यूज हुआ है? उसके लिए आप एक ट्रिक इधर देख सकते हैं. देखिए, अगर एक आर्टिकल या फिर प्रोनाउन यूज हुआ हो एक नाउन से पहले और और फिर एंड लगा हो, उसके बाद दूसरा नाउन से पहले भी एक आर्टिकल और एक प्रोनाउन लगा हो, तभी ये प्लूरल, यानी कि यहाँ पर दोनों व्यक्तियों का बात किया जा रहा है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लग जाएगा. तो फिर देखते हैं इधर. देखिए, इधर कहा जा रहा है, अगर अगर हमारा प्रोनाउन और आर्टिकल्स है और उनके पास एक ही नाउन है, नाउन वन है और एंड लग गया और फिर नाउन टू लग गया, यानी कि अभी ये एंड और नाउन टू के बीच में कोई भी आर्टिकल्स या फिर प्रोनाउंस नहीं है. ठीक है, तो ये एक ही पर्सन को समझाया जाएगा, तो उस वक्त हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं. माय फादर एंड टीचर. देखिए, यहाँ पर माय लगा है ना, यहाँ पर क्या लगा है, माय लगा है. तो माय फादर एंड टीचर, तो यानी कि ये जो फादर और टीचर हैं ये एक ही हैं, मतलब मेरे पापा और मेरा शिक्षक वो एक ही हैं, ऐसे पता चल रहा है. तो डैश ए काइंड पर्सन, यहाँ पर कौन हो, क्या होगा, ईच होगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति को दर्शा रहा है. अगर माय दो जगह में लगा हुआ हो, इधर देखिए, फादर से पहले माय लगा हुआ है और टीचर से पहले भी माय लगा हुआ है, यानी कि अभी फादर और टीचर ये दोनों अलग अलग हैं. आपके पापा और आपके टीचर ये दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग यानी कि प्लूरल हो गया. दो हुआ तो मतलब प्लूरल हुआ, तो अभी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ अभी. फिर देखते हैं योर ब्रदर एंड फ्रेंड, यानी कि इधर एक ही योर है, यानी कि आपका ब्रदर, और जो ब्रदर हो सकता है वो तो फ्रेंड भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है ना. तो इधर क्या हो जाएगा, एक ही पर्सन को दर्शा रहा है, तो इधर ईज हो जाएगा क्योंकि एक ही योर लगा है. अगर इधर योर लगता तो ये दोनों पर्सन को समझाता और हम आर यूज करते. देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ. देखिए, योर ब्रदर एंड योर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, योर ब्रदर यानी कि एक आपका ब्रदर है और एक आपका फ्रेंड है, यानी कि दोनों दोनों अलग अलग हैं. आपका भाई जो है आपका फ्रेंड नहीं है. ठीक है, आपका भाई अलग है और आपका फ्रेंड अलग है, तो यहाँ पर दोनों के बारे में बताया जा रहा है. डेस्क ऑप्टोमेट्रिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, अभी आर लग जाएगा इधर. ठीक है, सिमिलरली एक क्लर्क एंड टाइपिस्ट, डेस्क एट माय स्मॉल ऑफिस, वर्क और वर्क. देखिए, यहाँ पर ए लगा है, आर्टिकल आर्टिकल का यहाँ पर यूज किया गया है. अभी एक ही आर्टिकल लगा है, इससे पहले कुछ आर्टिकल नहीं लगा, यानी कि जो क्लर्क है वही पर्सन टाइपिस्ट भी है, यानी कि एक ही पर्सन के बारे में बताया जा रहा है. यानी कि ये जो सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर हो गया. सिंगुलर पे हम क्या लगाते हैं, ईज लगाते हैं, तो इधर तो ईज नहीं है ना, वर्क, एस एस वाला सिंगुलर होता है. ठीक है, वर्क हो जाएगा इधर, वर्क हो जाएगा. सिमिलरली एक क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट, यानी कि देखिए, क्लर्क से पहले ए है, टाइपिस्ट से पहले ए है, ये हुआ हमारा नाउन वन, ये हुआ हमारा नाउन टू. उनके पहले अलग अलग आर्टिकल है, यानी अलग दोनों अलग पर्सन को समझा रहे हैं, तो इधर वर्क हो जाएगा, प्लूरल हो गया तो अभी वर्क हो जाएगा. ए क्लर्क एंड ए टाइपिस्ट वर्क एट माय स्मॉल ऑफिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर एंड सिस्टर.
डैश गुड। अभी ये कंसेप्ट आप इधर अप्लाई करोगे तो ब्रदर हुआ और एक ही माई है तो अभी सिस्टर भी वही होगा तो इधर ईज होगा। नहीं वैसा नहीं, देखिए ब्रदर का भी सिस्टर नहीं बन सकता तो इधर आर बन जाएगा। ठीक है, ब्रदर सिस्टर को आप एक कर नहीं सकते। आई थिंक ये सब आपको अभी क्लियर हुआ। तो ये रहा आपके आपके प्रैक्टिस के लिए 8 से 12 तक ये आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इसके साथ ये 13 से 22 तक ये भी आपके लिए है। ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस करना। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है तो इसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या क्या कहा गया है देखिए। If a plural common noun is used as a subject and the complement is a singular noun, then the verb will be singular। यानी कि इधर कहा गया है, इधर बात किसका किया जा रहा है, जिस सब्जेक्ट हो रहा है और लिंकिंग वर्ब और कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, ये आपको पता चलेगा एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। वहां पर जाइए आप, वहां पर प्लेलिस्ट में ढूंढिए, ये आपको मिल जाएगा, ये बेसिक्स है। तो हम बात कर रहे हैं अगर ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, लेकिन ये जो कंप्लीमेंट है ना ये सिंगुलर होगा, ये कंप्लीमेंट जो है सिंगुलर होगा। तो हम जो लिंकिंग वर्ब रहेगा ना इसको हम सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे इधर। जैसे कि एग्जांपल देखिए 5 किलोमीटर, तो ये रहा हमारा प्लूरल, हम देख सकते हैं एस लगा है या यहाँ तो प्लूरल लग गया। फिर देखिए ये रहा कंप्लीमेंट ए लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि ए लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि ये सिंगुलर हो गया। तो अभी सब्जेक्ट सिंगुलर है, कंप्लीमेंट सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन कंप्लीमेंट सिंगुलर है, तो हमको आंसर क्या लगाना है, इज लगाना है, ये सिंगुलर हो जाएगा वर्ब। उसी तरह 10,000 रुपीज दैट्स ए ग्रेट अमाउंट फॉर मी, देखिए 10,000 रुपीज हो गया इधर, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ जो कि प्लूरल है और इसको कंप्लीमेंट बोला जाएगा। इज ए ग्रेट अमाउंट, यानी कि ए ग्रेट अमाउंट का मतलब ये सिंगुलर की तरह दर्शा जा रहा है इसका सेंटेंस में। तो अभी क्या निकल जाएगा, इधर ईज हो जाएगा। ठीक है, 5 मैंगोज डेज द नेम ऑफ माई रेस्टोरेंट, यानी कि 5 मैंगोज तो ये तो प्लूरल है, लेकिन द नेम ऑफ माई रेस्टोरेंट बोला जा रहा है, यानी कि मेरा एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम 5 मैंगोज है, तो ईज हो जाएगा इधर। मिडनाइट चिल्ड्रन डैश है गुड बुक, इज ए गुड बुक, राइट। तो ऐसे ही होगा 5 years डैश ए लॉन्ग पीरियड, तो इधर 5 years ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है, कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, तो हमको इसको सिंगुलर ही रखना है वर्ब को, तो ईज हो जाएगा इधर। हैमर एंड सिकल डेज द साइन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि हैमर और सिकल जो होते हैं ना वो एक साथ ही रहते हैं, तो ईज। सोहन एंड ब्रदर्स डेज ए फेमस रेस्टोरेंट इन दिस टाउन, तो सोहन एंड ब्रदर्स, ब्रदर्स क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब रेस्टोरेंट के नाम है ये किसी व्यक्ति या फिर उसका ब्रदर को बोला नहीं जा रहा है, ये एक रेस्टोरेंट का नाम बोला जा रहा है। एक फेमस रेस्टोरेंट हम बता सकते हैं इन दिस टाउन, इस टाउन में ये एक फेमस रेस्टोरेंट है। तो एक है ना ए फेमस रेस्टोरेंट, ये कॉम्प्लीमेंट है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। ये क्या क्या गया है इधर देखिए। इफ टू सेम नाउन्स आर यूज्ड आफ्टर एंड बिफोर ए प्रीपोजिशन, यानी कि अगर एक सेम नाउन, एक प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं, प्रीपोजिशन ऑन इन एट, इनको प्रीपोजिशन बोलेंगे। तो इनके आगे पीछे अगर एक ही सेम नाउन यूज होगा देन द नाउन आर इन सिंगुलर फॉर्म, तो वो नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक पेजेस बाय पेजेस, यानी कि पन्ना पन्ना हमने पढ़ लिया इस बुक का, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, पन्ना पन्ना। तो वहां पर जो पेजेस बाय पेजेस होगा ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला जो प्रीपोजिशन होगा आगे पीछे सेम नाउन लगाएंगे तो वहां पर सिंगुलर रहेगा, तो पेज बाय पेज होगा ना कि पेजेस बाय पेजेस होगा। तो अगर पेज बाय पेज लिख रहे हैं तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। you must read this word by word, word for word, right, word for word, not words for word, ये गलत हो जाएगा, ये सिंगुलर रहेगा, ये प्लूरल नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरह मैन आफ्टर मैन हैज एंटर्ड द कम्युनिटी, हमें पता है ये जो MAN होता है ये सिंगुलर होता है और MEN जो होता है ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है।
तो हमने अभी सीखा था जो प्रीपोजिशन आफ्टर, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो इसके पहले और इसके बाद दोनों तरफ हम देख सकते हैं एक ही नाउन यूज हुआ है, तो ये सिंगुलर में रहेगा। यहाँ पर हम मैन लगाएंगे, मैन आफ्टर मैन हैज एंटर द कम्युनिटी हॉल। आई विजिट डोर टू डोर हो जाएगा, डोर्स टू डोर नहीं होगा। आई विजिट डोर टू डोर टू सेल माई प्रोडक्ट, यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए दरवाजा से दरवाजा तक विजिट किया। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट, और ये रहा हमारा लास्ट कंसेप्ट अबाउट योर कॉमन नाउन, राइट। इसके बाद हम कुछ कलेक्टिव नाउन प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद कॉमन नाउन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, कमिंग टू कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स क्या है अभी? कलेक्टिव नाउन्स एक टाइप का काउंटेबल नाउन होता है, और ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, ठीक है, यह आपको याद रखना है। जैसे कि बात करते हैं माई फैमिली इज स्मॉल, माई फैमिली इज स्मॉल, ये जो फैमिली है ना, ये कलेक्टिव नाउन है, और जो फैमिली है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। आवर फैमिलीज आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल टुगेदर, तो आवर फैमिलीज आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल टुगेदर, ठीक है। तो आवर फेस्टिवल्स आर लगाया गया, तो इधर जो कलेक्टिव नाउन है ये प्लूरल बन गया। तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे कि एग्जांपल हम बोल सकते हैं फैमिली, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हम क्लास बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं हम हमारा टीम बोल सकते हैं, तो ये सब कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो ये सिचुएशन के अनुଯାयी हम सिंगुलर प्लूरल इसे कर सकते हैं। द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, टीम के बारे में बात करें, दिस टीम आर वेरी डिसिप्लिन, बहुत सारे टीम है तो उनके बारे में बात किया जा रहा है, डिसिप्लिन बोला जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कलेक्टिव नाउन। फिर देखिए, ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, एंड डैश ऑफ सोल्जर्स, एंड डैश ऑफ सोल्जर ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप्स के लिए यूज किया जाता है। एंड डैश ऑफ सोल्जर्स ये क्या हो जाएगा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर हो जाएगा, एन आर्मी ऑफ सोल्जर। A dash of singers, a core of singers, CHOIR, core of singers. A dash of birds, हम जानते हैं फ्लॉक कहते हैं बर्ड को, तो ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। सभी जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये सब मैं बता दूंगा, इधर ही आप नोट डाउन कर देना। ए डैश ऑफ रॉबर्स क्या होगा, ए गैंग ऑफ रॉबर्स बोलते हैं, ठीक है, ए गैंग ऑफ रॉबर्स। ए डैश ऑफ रायोटर्स, ये मॉब हो जाएगा, ये ए मॉब ऑफ रायोटर्स। ए डैश ऑफ स्टोन, हीप ऑफ स्टोन, यानी कि स्टोन पत्थर को ऐसे ऐसे पहाड़ की तरह रखा जाता है, तो ये हीप ऑफ स्टोन बोला जाता है। ए डैश ऑफ नेटिव्स, ए ट्राइब ऑफ नेटिव्स, तो ये हो जाएगा ए ट्राइब ऑफ नेटिव्स। देखिए वैसे ही होता है ए क्रू ऑफ सेलर, ए कांग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि वर्शिपर्स का मतलब पुजारी जो पूजा करते हैं। ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ए स्वैम्प ऑफ एंट्स, ठीक है, एन आर्मी ऑफ एंट्स भी बोलते हैं। ए काउंसिल ऑफ एडवाइजर, a throng of people, a flotilla of boats, फ्लोटिला बोट्स बहुत सारे होंगे तो फ्लोटिला यूज करेंगे, ठीक है। a volley of bullets, a quiver of arrows, a squadron of cavalry, a string of camels, a herd of elephants, a suite of rooms, a fleet of ships, a cord of laws, a lock of hair, a bevy of ladies, a clutch of eggs, a pack of hounds, a stack of hay, an assembly of representatives, ये सब होगा, इसको आप नोट डाउन कर देना। A band of musicians, a contingent of army personnel, a batch of pupils, or you can say candidates, a corporation of peoples, a battalion of soldiers, a corps of soldiers or volunteers, a bench of judges, a council of ministers, a board of directors, a crowd of peoples, एक कारवान ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब जो घूमने चलते हैं। ए गिल्ड ऑफ ट्रेड्समैन या फिर आर्टिसंस, ए हॉर्ड ऑफ बारबरियंस, ए सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, ए मस्टर ऑफ ट्रूप्स, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, ए पैनल ऑफ जजेस, ए पैक ऑफ फूल्स, ए कॉन्फ्रेंस ऑफ डेलीगेट्स, ए स्कूल ऑफ थिंकर्स,
सिंडिकेट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के लिए सिंडिकेट यूज किया जाता है। एन आर्मी ऑफ एंट्स भी बोला जाता है। ए लीटर ऑफ प्यूपीज, किटेन्स या फिर पिगलिंग्स। प्यूपीज का मतलब जो डॉग्स का छोटे छोटे जो डॉग्स होते हैं ना, उनको प्यूपल्स प्यूपीज बोलते हैं, पपीज बोलते हैं। किटन्स किसे किसे बोलते हैं? जो बिल्ली का छोटा बच्चा होता है उसको किटन बोलते हैं। और जो पिग, ठीक है, घुस घुस उसको क्या सुअर बोलते हैं। तो सुअर का छोटा बेबी को क्या बोलते हैं? पिगलिंग्स बोलते हैं। तो इनके पास लीटर यूज होगा। ए ब्रूड ऑफ चिकन्स होगा। ए कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स। ए पैक ऑफ वल्व्स। ए स्कूल ऑफ वेल्स। ए पार्लियामेंट ऑफ आउल्स होता है। ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स या फिर इंसेक्ट होता है। ए स्ट्रिंग ऑफ कैमल होता है। ए फ्लॉक ऑफ शीप होता है। ए स्टूड ऑफ हॉर्स होता है। ए गिगल ऑफ गीज। ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज या फिर बीज बोल सकते हैं। an album of photos, a barrage of questions, an alliance of powers, a basket of fruits, an anthology of poems. Poems का जो combination होता है ना, group होता है, उसको anthology बोलते हैं। An archive of public records, a beam of ray, a block of flats or houses, a bale of cotton or wool, a bucket of flowers, a boat of illness, a budget of letters or newses। तो ऐसे बोला जाता है। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स होता है। ए बंच ऑफ फ्लावर्स होता है। ए गैलरी ऑफ पिक्चर्स होता है। ए ए ए ग्लूट ऑफ इंजरीज होता है। ए कैटलॉग ऑफ बुक्स। ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। ए ग्रुप ऑफ ट्रीज। ए क्लाउड ऑफ डस्ट। ए लंप ऑफ मड और कोल। ए कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स। ए पूल ऑफ ब्लड। ए रोजरी ऑफ बीड्स। ए राउंड ऑफ एप्लुइज। a storm of protest, a core of singers, a flock of birds। तो ये सब रहा हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन की तरह इसको डील करते हैं और ये सब सिंगुलर की तरह डील करते हैं। ठीक है, तो इसको आप एज इट इज याद रखना है, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन का कुछ कंसेप्ट की तरफ। देखिए, हमारे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं और प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं। जिस जिस टाइम इसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बोला जाता है, यानी कि अगर सिंगुलर नाउन की तरह एक कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है तो वो एक यूनिट को समझाएगा, उस टाइम हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर ये नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहा है तो उसका डिवीजन, उस चीज का डिवीजन के बारे में बताएगा, तो उस टाइम हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे देखते हैं, माय फैमिली इज हैप्पी, यानी कि मेरा जो फैमिली वो हैप्पी है। माय फैमिली आर लीडर्स, तो आर लीडर्स लग गया ना, तो अभी फैमिली के मेंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है, फैमिली का डिवीजन के बारे में बात किया जा रहा है। इधर एक फैमिली एक यूनिट के हिसाब से बात किया जा रहा था, इसीलिए माय फैमिली इज हैप्पी हुआ। इधर माय फैमिली आर लीडर्स हुआ। दिस टीम इज स्ट्रॉन्ग, राइट, दिस टीम इज स्ट्रॉन्ग, दिस टीम आर स्मोकर्स, यानी कि अभी स्ट्रॉन्ग का मतलब एक टीम के बारे में बताया जा रहा है। और दिस टीम आर स्मोकर्स का मतलब अभी टीम का मेंबर्स के बारे में बताया जा रहा है कि जितने भी मेंबर्स है टीम का वो सब के सब स्मोकर्स हैं। ठीक है, दिस गैंग इज नोटरियस, नोटरियस का मतलब बहुत डेंजरियस। ठीक है, दिस गैंग, एक ही गैंग के बारे में बताया जा रहा है। दिस गैंग हैव टर्न्ड पॉलिटिशियंस नाउ, यानी कि अभी जो गैंग के मेंबर्स हैं वो सब पॉलिटिशियन बन गए हैं। तो अभी गैंग के मेंबर के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए इधर हैव लग गया। ठीक है, द कमिटी इज ऑनेस्ट, यानी कि एक कमिटी के बारे में बात किया जा रहा है, एज ए यूनिट के हिसाब से बात किया जा रहा है, इधर इज लगा इसीलिए। द कमिटी आर लायर्स, अभी कमिटी में जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स के बारे में बात किया जा रहा है, इसीलिए उनको बोला जा रहा है सबके सब चोर हैं, यानी कि लायर का मतलब जो झूठ बोलते हैं, झूठा है सबके सब। ठीक है, द कमिटी आर लायर्स हो जाएगा, इधर आर लग जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है जो कि कंसेप्ट 1 है। अभी चलते हैं कंसेप्ट 2 की तरफ। कंसेप्ट 2 में क्या क्या कहा गया है, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं ना वो सिंगुलर नाउन के हिसाब से भी यूज होते हैं, प्लूरल नाउन के हिसाब से भी यूज होते हैं। जैसे हमने देखा, अगर सिंगुलर नाउन की तरह यूज हो रहे हैं उनके पास इट्स होगा, अगर प्लूरल नाउन की तरह यूज हो रहे हैं उनके पास देयर होगा। जैसे कि द ज्यूरी इज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। अभी ज्यूरी का मतलब क्या है? ज्यूरी का मतलब है ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, यानी कि जज जज जितने भी होते हैं ना कोर्ट में, उस उनका ग्रुप को हम जूरी बोलते हैं। लेट्स से सभी जूरी जो हैं वो सभी जूरी एक ही वर्डिक्ट दे दिए, एक ही रूलिंग दे दिए।
तो उस टाइम उन्होंने यूनानिमस एक एक सबने एक ही डिसीजन लिया कि जो क्राइम किया है उसको 10 साल की सजा होगा। तो सभी ने ये बोला, तो इसका मतलब जो ज्यूरी था वो यूनानिमस था। तो अभी ज्यूरी एकदम यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो यूनिटी की बात हो रही, इसीलिए इधर सिंगुलर लग गया, यूनानिमस इन इट्स इट्स डिसीजन हो गया। ये सिंगुलर हुआ इसीलिए इधर इट इज लगा और इधर इट्स लगा। अगर वो डिवाइड हो जाए, अगर 3 जज ये कहें कि नहीं इसको 10 साल की सजा होना चाहिए और 2 तो ये बोले कि नहीं इसको सजा ही नहीं होना चाहिए। तभी ज्यूरी लोग जो थे जजेस वो डिवाइड हो गए। तो इस टाइम द ज्यूरी आर डिवाइडेड, यानी कि ज्यूरी अभी प्लूरल हो गया क्योंकि अलग-अलग बात कर रहे हैं सब। तो इसीलिए इधर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ किए और इसी वजह से हम इधर देयर भी लिख दिए। ठीक है? द क्लास हैज़ डॉन इट्स वर्क ब्यूटीफुली, यानी कि अभी क्लास के बारे में बताया जा रहा है। पूरे क्लास के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ, क्लास ने अच्छे से वर्क किया। द क्लास हैज़ डॉन देयर वर्क ब्यूटीफुली, हैव डॉन देयर वर्क ब्यूटीफुली, यानी कि क्लास के मेंबर के बारे में अभी बात किया जा रहा है कि सभी जो क्लास के स्टूडेंट थे सभी ने अपना-अपना वर्क अच्छे से कर लिया। तो देयर बन गया, इधर हैव बन गया। ठीक है? दिस फैमिली हैज़ यूज्ड इट्स फ्रैंचाइज़, तो इट्स हो गया इधर, हैज़ हो गया इधर, यूनिट के बारे में, एक ही फैमिली के बारे में ही बात किया जा रहा है। दिस फैमिली आर डिफरेंट इन देयर व्यूज़, यानी कि अभी क्या बोला जा रहा है? अभी बोला जा रहा है जितने भी मेंबर्स हैं ना वो सब अलग-अलग बातें बोल रहे हैं। तो दिस फैमिली आर हो गया इधर, इधर मेंबर्स के बारे में बात किया गया। तो अभी ये फैमिली है, ये जो कलेक्टिव नाउन है ये प्लूरल नाउन हो गया। इधर क्या था? इधर सिंगुलर नाउन था। कैसे पता चलेगा? जो सेंटेंस को पढ़ के ही पता चलेगा। तो आर डिफरेंट इन देयर बन गया इधर, फिर व्यूज आ गया। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा कलेक्टिव नाउन। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या लिखा गया है। There are some collective nouns which are always used in their singular form, but these always takes plural form. यानी कि कुछ ऐसे भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म्स में यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखते हैं कौन सा नाउन इसको बोला जाता है। देखिए वो सब जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनका एग्जाम्पल होता है केटल। केटल को केटल्स नहीं बोला जाता, तो केटल ही बनता है। पोलिस हो जाएगा, जेंट्री बोला जाएगा। जेंट्री का मतलब ग्रुप ऑफ हाई सोशल ऑर्डर, यानी कि जो मतलब अच्छे सोशल ऑर्डर के लोग हैं, अच्छे वर्ग के लोग हैं, उनको जेंट्री बोला जाता है। पीजेंट्री का मतलब क्या है? पीजेंट्री का मतलब जो किराएदार मजदूर जिनको बोलते हैं, मजदूर मजदूर श्रेणी के लोग को किराए मतलब पीजेंट्री बोलते हैं। मजदूर श्रेणी के कृषक को पीजेंट्री बोलते हैं। फिर योमनरी, योमनरी का मतलब क्या है? जो जो कृषक बहुत अच्छे जो हैं, यानी कि जो एक होते हैं ना कृषक, फार्मर्स भी होते हैं, एक होते हैं रिच और एक फार्मर्स होते हैं पोर, जो खुद का काम खुद का बिलों में करते हैं, खुद का फील्ड में करते हैं। लेकिन रिच जो फार्मर्स होते हैं वो खुद नहीं जाते फील्ड को, वो करवाते हैं किसी को। तो ये जो रिच फार्मर्स होते हैं उनको बोला जाता है योमनरी, और जो पोर फार्मर्स होते हैं उनको पीजेंट्री बोला जाता है। टेनेंट्री का मतलब क्या है? किराएदार, यानी कि जो पैसा देते हैं लोगों को। नोबिलिटी, अच्छे श्रेणी का लोग को नोबिलिटी बोलता है। वर्मिन का मतलब इंसेक्ट की तरह होता है, वर्मिन बोलता है, जो अटैक करते हैं क्रॉप्स को। इंसिग्निया यानी कि साइन। क्लर्गी, क्लर्गी का मतलब जो चर्च का जो होता है ना, चर्च क्रिश्चियन का चर्च का जो हेड होते हैं उनको क्लर्गी बोलता है, उनको ग्रुप को। पल्यूट्री यानी कि जो हमारा बर्ड्स होते हैं ना उसका कॉम्बिनेशन। पीपल, फोक, कैलवेरी, इन्फेंट्री, एक्सक्रीटा, ये सब हो गए जो सब कलेक्टिव नाउन, जिनको हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वर्मिन डैश द क्रॉप्स, वर्मिन हार्म या फिर हार्म्स हो जाएगा। देखिए वर्मिन, वर्मिन तो सिंगुलर है लेकिन इसके बाद प्लूरल लगाएंगे हम, तो प्लूरल हार्म होता है। तो इट्स ए प्लूरल वर्ब। अगर अगर किसी वर्ब में एस ईएस लगा हो तो उसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, उसको सिंगुलर वर्ब बोलेंगे। और सिंगुलर वर्ब किसके लिए लगता है? सिंगुलर नाउन के लिए लगता है। सिंगुलर नाउन के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इंसेक्ट दैश डिजीज इन क्रॉप्स, इंसेक्ट केरी या फिर केरीज,
केरी हो जाएगा इधर, केरी। हमने बोला एसीएस का मतलब ये सिंगुलर, हम तो बोले थे इधर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। पीपल डेस एवर ऑफ दिस फैक्ट, पीपल आर हो जाएगा, पीपल आर एवर ऑफ दिस फैक्ट। वैसे ही देयर आर मेनी डेज इन द फील्ड, देयर आर मेनी कैटल हो जाएगा, कैटल्स नहीं होगा। The gentry of Delhi dash peace loving, are peace loving, right? My poultry dash suffering from mysterious disease, my poultry are suffering from। और एक बात याद रखना, एक पोल्यूट्री का मतलब ये होता है फूड, और जब ये फूड की तरह यूज होता है तभी हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। द पोल्यूट्री व्हिच डैश सर्व्ड एट द होटल यस्टरडे वाज सिपीड, तो ये क्या हो जाएगा, वॉच हो जाएगा, वॉच सर्व एट द होटल, यानी कि जो फूड जो सर्व किया गया, इसका मतलब अभी फूड है, तो इसका मतलब अब अगर फूड होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, वॉच हुआ हमारा सिंगुलर वर्ब। अगर ये बर्ड्स को लेके, बर्ड्स का कॉम्बिनेशन को ये बताएगा तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे, जैसे कि हम लगाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये आप क्लियर हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अनकाउंटेबल नाउन पे। अभी जो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वो दो टाइप का होता है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और दूसरा होता है मटेरियल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो रहा कॉमन नाउन एक काउंटेबल नाउन हो गया, और कलेक्टिव नाउन एक काउंटेबल नाउन हो गया। तो अभी इनको काउंट नहीं कर पाएंगे, वो एक हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक हुआ मटेरियल नाउन। कमिंग टू द मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन पे आते हैं, तो ये मटेरियल नाउन है क्या, देखिए नेम ऑफ मेटर्स, मेटल्स, ग्रेन्स, फूड्स, इनको सब मटेरियल नाउन बोला जाएगा। जैसे कि मेटर्स को सैंड होगा, क्ले होगा, सीमेंट होगा, वुड होगा, प्लास्टिक होगा, इन सबको हम मेटर्स बोलते हैं। मेटल्स का एग्जांपल जैसे आयरन, गोल्ड, टीन, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, तो इन सबको मेटल्स बोला जाता है, तो इनको मटेरियल नाउन्स बोला जाएगा। फूड ग्रेन जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, ओट हुआ, बार्ली हुआ, मेज हुआ, ठीक है, ग्राम हुआ, आप बोल सकते हैं सुगर केन हुआ, ये सब फूड ग्रेन्स को मटेरियल नाउन बोलते हैं। फूड आइटम जैसे ब्रेकफास्ट, लंच हुआ, डिनर हुआ, मील हुआ, स्नैक्स हुआ, बटर हुआ, ब्रेड हुआ, इन सबको मटेरियल नाउन बोलेंगे। मिसलेनियस थिंग्स जैसे लगेज हुआ, गार्बेज हुआ, डरबीस हुआ, पोटरी हुआ, इन सबको भी हम मटेरियल नाउन ही बोलेंगे। अभी चलते हैं मटेरियल नाउन का कंसेप्ट की तरफ। देखिए मटेरियल नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स, यानी कि हमेशा हम मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, एक अनकाउंटेबल होते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ये याद रखना। हमेशा हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे आयरन डैश ए यूजफुल मेटल, ये क्या हो जाएगा, आयरन इज ए यूजफुल मेटल। सैंड डैश ए यूजफुल मेटर, सैंड इज ए यूजफुल मेटर। बॉयज आर प्लेइंग विथ क्ले और क्लेज, क्ले हो जाएगा, क्योंकि इनका ये जो सब होते हैं ना, जो जो अनकाउंटेबल होते हैं, इनका हम प्लूरल फॉर्म नहीं निकाल सकते, प्लूरल फॉर्म इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो क्ले से क्लेज नहीं होता, तो क्ले ही होगा। आई बॉट 2 टन्स ऑफ, क्या हो जाएगा, राइस हो जाएगा, राइसेस नहीं होता, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल को हम सिंगुलर प्लूरल कर ही नहीं सकते, ये इन्हीं के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्लीज स्वीप द डस्ट फ्रॉम द फ्लोर, प्लीज स्वीप द डस्ट होगा या फिर डस्ट होगा, ये डस्ट होगा, ठीक है। प्लीज स्वीप द डस्ट फ्रॉम द फ्लोर। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया। चलते हैं अभी कंसेप्ट टू की तरफ। यूजिंग मटेरियल नाउन एनीथिंग कैन बी बिल्ड, यानी कि हम मटेरियल नाउन को यूज करके कोई भी चीज हम दुनिया में बना सकते हैं। जैसे कि द हाउस इज बीइंग मेड ऑफ आयरन एंड टिन, दिस बुक इज मेड ऑफ थिक पेपर, दिस हर्ट इज मेड ऑफ वुड, दिस टेम्पल इज मेड ऑफ आयरन, वुड, सीमेंट एंड सैंड। तो इन सब से ये मिलके बना है, तो इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं कंसेप्ट 3 की तरफ। देखिए if two material nouns are added with the conjunction and, तो ये एक कंजक्शन एंड से जुड़े हुए होंगे, देन द नंबर इज प्लूरल, तभी इनका नंबर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एंड वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब, जैसे कि सिल्वर एंड गोल्ड, तो ये एक मटेरियल नाउन है,
और गोल्ड भी एक मटेरियल नाउन है। तो अभी दोनों मटेरियल नाउन एंड के साथ ज्वाइन हो गए, तो इधर हम प्लूरल कर देंगे, तो आर यूजफुल मेटल। सैंड एंड सीमेंट उसी तरह दोनों मटेरियल नाउन मिल गए तो एंड के साथ, तो ये प्लूरल हो जाएगा पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन, तो ये आर हो जाएगा। सैंड सैंड एंड सीमेंट आर यूजफुल मेटल्स फॉर मेकिंग हाउसेस। राइस एंड व्हीट डैश यूजफुल फूड ग्रेन, आर हो जाएगा। ठीक है। ब्रेड एंड बटर डैश नॉट अवेलेबल एट दिस शॉप टुडे, यानी कि ब्रेड एंड बटर अभी अवेलेबल नहीं है, ना ब्रेड अवेलेबल है ना बटर अवेलेबल, तो आर हो जाएगा। तो ये रहा कंसेप्ट। कंसेप्ट 4 के बारे में चलते हैं। इफ सब्जेक्ट ऑफ द मटेरियल नाउन इज नंबर which is plural and the subject complement is singular then the verb should be singular, वही बताया जा रहा है, वही वही कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा था। जैसे कि एक सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, सब्जेक्ट होता है, लिंकिंग वर्ब होता है, फिर होता है कंप्लीमेंट। ठीक है, इसको सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोला जाता है। कंप्लीमेंट दो टाइप का होता है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, तो फिलहाल ये समझो। तो अगर सब्जेक्ट में कोई मटेरियल नाउन हो और उसका नंबर प्लूरल हो, यानी कि दो मटेरियल नाउन होंगे तभी तो प्लूरल होगा। अगर प्लूरल हो, सब्जेक्ट में अगर मटेरियल नाउन हो और वो भी प्लूरल हो, कब प्लूरल होंगे? अगर दो मटेरियल नाउन होंगे तभी तो प्लूरल होगा। और कंप्लीमेंट सिंगुलर हो, कंप्लीमेंट क्या हो? सिंगुलर हो, तो लिंकिंग वर्ब भी क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं एग्जांपल की तरफ। ब्रेड एंड बटर डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी कि मेरे ब्रेकफास्ट के बारे में बताया जा रहा है, वो सिंगुलर है। ठीक है, मेरा ब्रेकफास्ट, कंप्लीमेंट तो सिंगुलर बन गया, तो ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है ना इधर, तो ये सिंगुलर बन गया, तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट हो गया। राइस एंड करी इज माय फेवरेट लंच, यानी कि एक साथ हम खा रहे हैं ना दोनों को, इसीलिए हो गया इज। अगर बताया जाता कि ब्रेड एंड बटर डेज अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि दोनों अलग अलग से अवेलेबल हैं, तो आर बन जाएगा। हम ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक यूनिट मिला के खा रहे हैं, तो ईज हो गया। राइस एंड करी, राइस एंड करी को भी मिला के खा रहे हैं तो ईज बन गया। ब्रेड एंड फिश को हम मिला के खा रहे हैं, इसलिए इधर ईज बन जाएगा। इज माई फेवरेट डिनर। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी चलते हैं कंसेप्ट 5 की तरफ। कंसेप्ट 5 में क्या क्या कहा जा रहा है? There are some material nouns with which if we add piece or pieces, type or types, kind or kinds, plot or plots, plate or plates, loaf or loaves, we can count them। यानी कि अगर हम हमारे जो कलेक्टिव नाउन्स है उनके कलेक्टिव नाउन को हम सॉरी हमारे मटेरियल नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये जिस सब नाउन का एग्जाम्पल क्या है? ये सब नाउन का एग्जाम्पल हुआ फर्नीचर, लगेज हुआ, बैगेज हुआ, ड्राफेरी हुआ, पॉटरी हुआ, ठीक है, कटलेरी हुआ, क्रॉकरी हुआ, ज्वेलरी हो गया, अपरेटस हो गया, इक्विपमेंट हो गया, लैंड हो गया, मनी हो गया, स्टेशनरी हो गया, मशीनरी, गार्बेज, डस्ट, डर्ट, फ्लीथ हो गया, डर्विस हो गया, रबल हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर यूजफुल फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स नहीं होता बेटा, फर्नीचर्स नहीं होता, ये फर्नीचर ही रहता है क्योंकि ये मटेरियल नाउन। तो दिस इज यूजफुल फर्नीचर। ईज लगा, क्यों ईज लगा? क्योंकि इसके बारे में ये तो अनकाउंटेबल है। वेयर आर योर लगेज, वेयर इज योर लगेज होगा, ये गलत हो जाएगा। तो अगर इनको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैज बॉट टू लैंड्स इन द सिटी, ही हैज बॉट टू लैंड्स इन द सिटी, यानी कि वो दो लैंड्स लिया है सिटी पे। ठीक है, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल। हाँ देखिए ये रहा। तो टू लैंड्स लिया है वो सिटी पे, तो लैंड को तो हम लैंड्स नहीं बोल सकते ना, हमने जाना कि लैंड हुआ हमारा मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं कर सकते, तो ये लैंड्स नहीं हो सकता। तो इसको प्लूरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको टू प्लॉट्स ऑफ लैंड बोलेंगे अभी। इसको प्लूरल करने के लिए हम प्लॉट का यूज किए, प्लॉट्स का यूज किए, टू प्लॉट्स ऑफ लैंड हो गया ये इन द सिटी। ठीक है। आई नीड मेनी फर्नीचर्स, मेनी फर्नीचर्स नहीं हो सकता, हमने बोला था फर्नीचर होता है। इसको प्लूरल बोलने बनाने के लिए क्या करेंगे? मैनी पीसेस ऑफ फर्नीचर लगाएंगे हम,
जैसे ये प्लूरल बन गया, ठीक है गया, इधर गलत हो गया सेंटेंस। ही हैज ईटन 5 ब्रेड्स एंड फॉर ब्रेकफास्ट, तो ही हैज ईटन 5 ब्रेड्स फॉर ब्रेकफास्ट हो गया इधर, ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि 5 ब्रेड्स नहीं बोल सकते, ब्रेड्स एक मटेरियल नाउन है, तो ब्रेड का ब्रेड्स नहीं हो सकता, तो इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, 5 लॉब्स ऑफ ब्रेड बोलेंगे फॉर ब्रेकफास्ट। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कंसेप्ट 6 की तरफ। If we add s or es to some material nouns, their meaning and grammatical form changes। यानी कि अगर हम s es ऐड कर देते हैं कुछ मटेरियल नाउन में, उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे कि आयरन का मतलब क्या होता है, ये एक मटेरियल नाउन, जो लोहा होता है उसको आयरन बोलते हैं, लेकिन आयरन्स का मतलब क्या होता है, फीटर्स होता है, और ये एक प्लूरल कॉमन नाउन है। फीटर्स का मतलब चेन, जंजीरें। टीन हुआ मटेरियल नाउन, अगर टीन्स हो गया तो ये कंटेनर्स हो गया। कॉपर गोल्ड का मतलब होता है मटेरियल नाउन, ठीक है, तांबे और जो सोने होते हैं, लेकिन कपर्स और गोल्ड्स लगा दिए तो ये कॉइन्स को समझाएंगे। वाटर का मतलब होता है पानी, वाटर्स का मतलब होता है ओशन, सैंड का मतलब होता है बाली होता है, और सैंड्स रेत होते हैं, सैंड का मतलब होता है रेत, और सैंड्स का मतलब होता है डेजर्ट। ठीक है, पेपर का मतलब सिमिलरली पेपर्स होता है, पेपर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। वुड का मतलब हुआ हमारा जो काठ यूज करते हैं हम, ठीक है, लकड़ी यूज करते हैं, उसको वुड बोला जाता है। वुड्स किसे बोला जाएगा, फॉरेस्ट को वुड बोला जाएगा, फॉरेस्ट। तो यहाँ पर एस एस लगाने से इनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं, देखिए। प्लीज टाई द काउ डेस आयरन विथ आयरन या फिर आयरन। तो लोहे में तो हम उसको बांध नहीं सकते ना, उसको फीटर्स में, जंजीरें में उसको बांधेंगे, तो आयरन्स हो जाएगा, इधर विथ आयरन्स हो जाएगा। काइंडली पुट द राइस इनटू द टीन और टीन। तो टीन का मतलब तो ये तो एक मेटल होता है, लेकिन टीन्स का मतलब क्या आता है, कंटेनर्स, कंटेनर्स होता है, तो इधर कंटेनर्स हो जाएगा ना, टीन्स हो जाएगा इधर। कॉपर एंड गोल्ड आर द लीगल टेंडर ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी, करेक्ट इट, इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो इधर कॉपर एंड गोल्ड के बारे में बताया जा रहा है। लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है, जिसको जिसको आप दे के आप कुछ सामान ला सकते हो। जैसे कि अभी आप मोमो खाने जाओगे, तो मोमो खाने जाने पर पैसे दोगे ना, तो पैसे के बदले आपको मोमो मिला, तो उस पैसे को हम लीगल टेंडर बोले, ठीक है। उसी तरह हम कॉपर, इधर गोल्ड है ना, ये गलत हो जाएगा, तो इधर कॉपर्स एंड गोल्ड्स हो जाएगा, जो कि कॉइन्स को समझाते हैं। सिमिलरली सहारा इज द बिगेस्ट डैश ऑफ द वर्ल्ड, सैंड या फिर सैंड्स हो जाएगा, सैंड्स होगा इधर, SANDS। सैंड्स का मतलब होता है डेजर्ट, सैंड का मतलब होता है रेत। प्लीज शो मी योर लीगल डेश ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का मतलब डॉक्यूमेंट दिखाना बोला जा रहा है, तो पेपर्स होगा इधर, तो आप अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए, ना कि कागज दिखाइए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन एंड योर मटेरियल नाउन। इतना आपका खत्म हो गया। अभी बाकी रह गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, उनके बारे में भी हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो ये अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो और फिर नोट बना लो, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन भी बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक बटन प्रेस कर देना। अगर आप सेशन में नए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वहाँ यहाँ पर फुल कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और सभी टाइप का प्लेलिस्ट इधर मौजूद है। So it's a complete guide for your competitive exam. Thank you for being with us. Have a nice day and God bless you.